Hello everyone, I am Neeraj from Simej College पटना। आज मैं जावा का सेकेंड वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें एक्सप्लेन किया गया है बजवर्ड्स ऑफ जावा। बजवर्ड्स ऑफ जावा, बजवर्ड्स का मतलब होता है यहाँ पे जावा का क्या कोर फीचर्स क्या है, व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ जावा। ठीक है। तो जावा मार्क लास्ट फर्स्ट वीडियो में मैंने हिस्ट्री ऑफ जावा बताया था। ठीक है। जावा किस तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मार्केट में क्यों पॉपुलर है। आज हम लोग जावा का एडवांटेज देखने जा रहे हैं। ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फीचर्स ऑफ जावा में सिंपल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, रोबस्ट है, पोर्टेबल है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, जावा सिक्योर है, इंटरप्रेटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, नो पॉइंटर, जावा पॉइंटर को सपोर्ट नहीं करता है, डायनेमिक है, मल्टी थ्रेडिंग है, हाई परफॉर्मेंस। ठीक है। ये सब जावा का बजवर्ड्स कहलाता है। ठीक है। तो आइए मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जावा सिंपल कैसे है, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, रोबस्ट का मतलब क्या होता है। आप ध्यान से देखेंगे। अब प्रश्न उठता है कि जावा इज सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो मैं बता देना चाहता हूं कि जावा इज सिंपल एंड इजी टू लर्न। ठीक है। इट्स बिकॉज इट्स कोडिंग इज नियर अबाउट सी एंड सी प्लस प्लस। ठीक है। जावा का कोडिंग सी एंड सी प्लस प्लस से मैच करता है, क्योंकि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करता है और पूरे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट किससे आया है, सी प्लस प्लस से डिराइव किया गया है। ठीक है। तो जावा पढ़ने के पहले ऑलरेडी हम लोग सी का नॉलेज रहता है, सी प्लस प्लस का नॉलेज रहता है। ठीक है। ऑलरेडी हमारे पास प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का भी कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है। आप जानते हैं कि सी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, सी प्लस प्लस भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करता है। ठीक है। तो सी से इसका सारा सिंटेक्स मैच करेगा, जैसे कंट्रोल स्टेटमेंट, जिस तरह से आप इफ कंडीशन यूज करते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट आप यूज करते हैं, वो सारा कुछ आपका जावा में भी उसी तरह से हम लोग यूज करते हैं। और सी प्लस प्लस में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट है, उसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को जावा में भी ड्राइव किया गया है। ठीक है। और दूसरा है सेकेंड रीजन हमारा यहाँ पर है कि सेकेंड रीजन इज दैट जावा डज नॉट सपोर्ट पॉइंटर एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जावा पॉइंटर को सपोर्ट नहीं करता है, कहा जाता है कि पॉइंटर इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है। और पॉइंटर जावा में इसलिए नहीं है क्योंकि पॉइंटर सिक्योरिटी को क्या करता है, ब्रेक करता है, लूज करता है। ठीक है। और जावा हमारा हाईली सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके कारण से जावा में पॉइंटर का कॉन्सेप्ट नहीं है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का भी कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है। ओके। तो इस कारण से जावा को ये क्या बनाता है, सिंपल बनाता है। और दूसरा क्या है, देयर इज नो नीड टू रिमूव अनरिफरेंस्ड ऑब्जेक्ट बिकॉज देयर इज एन ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, गार्बेज कलेक्शन। मैं बता देना चाहता हूं कि गार्बेज कलेक्शन क्या होता है। गार्बेज कलेक्शन एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है, जिसमें मेमोरी का डी एलोकेशन ऑटोमेटिकली होता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग गार्बेज कलेक्शन कहते हैं। आप कह सकते हो कि गार्बेज कलेक्शन इज ए मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक इन विच मेमोरी इज डी एलोकेटेड इम्प्लिसिटली। ऑटोमेटिकली मेमोरी का डी एलोकेशन होता है। ठीक है। जो एक फीचर जावा को रोबस्ट भी बनाता है, पावरफुल भी बनाता है। ओके। तो ये मेमोरी का डी एलोकेशन जो होता है ऑटोमेटिकली होता है, ये भी जावा को क्या करता है, सिंपल बनाता है। तो ये पॉइंट आपका डिस्कस हो चुका। अब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। जावा हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। जैसा कि आपको मालूम है कि दो तरह का प्रोग्रामिंग टेक्निक होता है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंट, एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होता है, जिसको मॉडुलर प्रोग्रामिंग कहते हैं या स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कह सकते हैं। और दूसरा है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग आप ऑलरेडी सी में पढ़े हैं, आप जानते हैं कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या होता है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज ए ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड कहने का मतलब ओल्डेस्ट मेथड विच इज यूज्ड टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम, जो प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करता है, रिड्यूस करता है। अब प्रश्न उठता है कि हाउ डू यू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम इन केस ऑफ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग।
तो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इन केस ऑफ फंक्शन वी कैन डिवाइड ए लार्ज प्रोग्राम इनटू मल्टीपल सेक्शंस। किसी भी लार्ज प्रोग्राम को हम मोर देन वन सेक्शन में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। किसके हेल्प से, फंक्शन के थ्रू से। तो वी कैन से दैट फंक्शन इज मेनली यूज्ड टू इंप्लीमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर प्रोग्रामिंग। फंक्शन का यूज क्या होता है, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग की कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। जैसे कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाते हो, तो कैलकुलेटर में बहुत सारा फंक्शन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट। तो हम सारे ऑपरेशन को अलग अलग फंक्शन में बनाएंगे। एडिशन का अलग फंक्शन बना दोगे, सब्ट्रैक्शन का अलग बना दोगे, मल्टीप्लिकेशन का अलग बना दोगे, डिवीजन का अलग बना दोगे। ठीक है। दूसरा जो टेक्निक है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जो इट इज द लेटेस्ट प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट मेथोडोलॉजी, लेटेस्ट पैराडिग्म विच इज ऑल्सो यूज टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम। ये भी प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करता है, रिड्यूस करता है। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। दीज आर टूल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। व्हाट इज द मेन objective of object oriented programming? The main purpose of object oriented programming is to provide reusability. Object oriented का main objective क्या है, reusability. Reusability means once written source code can be reused multiple times according to requirement. एक बार source code लिख लीजिए, according to requirement आप उसको बार बार क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। This concept can be achieved with the help of इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में क्या होगा, जब मैं आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का टूल्स बताऊंगा तो वहां पे मैं बताऊंगा इनहेरिटेंस के थ्रू क्या करते हैं, एक क्लास के फीचर्स को दूसरे क्लास में इनहेरिट करते हैं। तो वहां पर क्या हुआ, रियूजेबिलिटी हुआ, बार बार कोडिंग लिखने का जरूरत नहीं है। प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का प्रोग्राम हमारा रिलायबल होता है, एक्सटेंडेबिलिटी को प्रोवाइड करता है। ठीक है, वो हम लोग आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में देखेंगे। ओके, तो जावा में एवरीथिंग इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जावा में हर चीज आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, तो जावा हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ओके, नेक्स्ट है यहां पे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। आप ध्यान देंगे, जावा हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है, एक पोर्टेबल होता है, एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। पोर्टेबिलिटी कहने का मतलब क्या होता है, कहेंगे कि जावा इज पोर्टेबल लैंग्वेज, सी एंड सी प्लस प्लस पोर्टेबल लैंग्वेज। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह आप उसको आसानी से ले जा सकते हैं, राइट। यानी किसी भी प्रोग्राम को हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं। सी का भी प्रोग्राम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट करा सकते हैं, सी प्लस प्लस का भी कर सकते हैं, जावा का भी कर सकते हैं। इसको कहते हैं पोर्टेबिलिटी। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर यहाँ पे सी एंड सी प्लस प्लस को क्या कहा जाता है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। इसलिए कहा जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे उसका कोडिंग चेंज हो जाता है। और जिस, मान लो कि सी का प्रोग्राम आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे लिखते हैं, तो प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होता है। अब उस ऑब्जेक्ट फाइल को किसी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पे ले जाए तो डायरेक्ट वहां पर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। कहेगा कि आप अगर लिनक्स प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो उसके इन्वायरमेंट में कोडिंग लिखना होगा, मैक पे जा रहे हैं तो उसके इन्वायरमेंट में कोडिंग लिखना होगा। लेकिन जावा में ऐसा नहीं होता है। जावा में आप जानते हैं कि जावा प्रोग्राम को सबसे पहले जब हम कंपाइल करते हैं तो एक क्लास फाइल क्रिएट होता है। क्लास फाइल में जो भी इंफॉर्मेशन होता है बाइट कोड में होता है, और बाइट कोड जो होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। बाइट कोड को ना यूजर रीड कर सकता है, ना कंप्यूटर रीड कर सकता है। उसको कौन रीड करता है, जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास अपना जेवीएम होता है, राइट। अब क्लास फाइल को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपने एक प्रोग्राम को रन कराया, उससे एक क्लास फाइल जनरेट हुआ।
उस क्लास फाइल को आप दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे ले जाओ, मैक पे ले जाओ, डायरेक्ट वहां पर एग्जीक्यूट कर जाएगा। विंडोज पे ले जाओ, डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर जाएगा। लिनक्स पे ले जाओ, डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर जाएगा। कहा ही जाता है, जावा का स्लोगन ही है, राइट वंस, कंपाइल वंस, रन एनीवेयर। एक बार जावा प्रोग्राम को लिखना है, एक बार कंपाइल करना है, और उसको कहीं पर भी आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं, राइट। तो वही चीज यहां पर लिखा है जो मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अभी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जावा रोबस्ट एंड सिक्योर कैसे है। जावा इज रोबस्ट एंड सिक्योर, व्हाई? जावा रोबस्ट एंड सिक्योर कैसे है, उस चीज को मुझे देखना है, ठीक है। तो रोबस्ट का मतलब क्या होता है? पावरफुल। रोबस्ट का मतलब होता है पावरफुल, ठीक है। तो जावा रोबस्ट कैसे है? तो जावा को रोबस्ट बनाने के लिए बहुत सारा रीजंस है। प्लेटफॉर्म, जावा का प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना भी जावा को रोबस्टनेस बना सकता है, ठीक है। जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत पावरफुल है। गार्बेज कलेक्शन, जो मेमोरी का डीएलोकेशन ऑटोमेटिक होता है, वो जावा को रोबस्ट बनाता है। तो लिखा हुआ है कि जावा इज रोबस्ट लैंग्वेज ड्यू टू सेवरल रीजंस सच एज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, आप देख रहे हैं, ठीक है, गार्बेज कलेक्शन और एक्सेप्शन हैंडलिंग। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट तो आपने समझा जो मैंने बताया, ठीक है। अब यहाँ पे गार्बेज कलेक्शन भी मैंने बता दिया कि गार्बेज कलेक्शन एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें मेमोरी का डीएलोकेशन ऑटोमेटिक होता है, इम्प्लिसिटली होता है। तो गार्बेज कलेक्शन, जैसे हम लोग सी और सी प्लस प्लस में याद करो, सी प्रोग्रामिंग में मेमोरी एलोकेट करने के लिए मैलो फंक्शन यूज करते हो, कैलो फंक्शन यूज करते हो, राइट। और मेमोरी को डी एलोकेट करने के लिए फ्री फंक्शन यूज करते हो। उसी तरह से सी प्लस प्लस में मेमोरी को एलोकेट करने के लिए हम लोग मेमोरी को एलोकेट करने के लिए हम लोग न्यू कीवर्ड यूज करते हैं, और मेमोरी का डी एलोकेशन के लिए हम लोग डिलीट कीवर्ड यूज करते हैं। लेकिन जावा में मेमोरी को एलोकेट करने के लिए न्यू कीवर्ड यूज करते हैं, लेकिन मेमोरी का डीएलोकेशन क्या होता है? ऑटोमेटिकली होता है। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है गार्बेज कलेक्शन। सी एंड सी प्लस प्लस गार्बेज कलेक्शन को सपोर्ट नहीं करता है, जबकि जावा, वीबी डॉट नेट, पाइथन गार्बेज कलेक्शन को सपोर्ट करता है। और एक और यूनिक फीचर यहाँ पर, एक्सेप्शन हैंडलिंग। जावा का एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत ही पावरफुल है। एक चैप्टर ही है जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग, जिसमें रन टाइम एरर को कैसे हैंडल करते हैं उसका कॉन्सेप्ट है। लॉजिकल एरर को आप कैसे हैंडल करोगे वो है। तुम कह सकते हो कि एक्सेप्शन हैंडलिंग इज ए टेक्निक, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज ए टेक्निक इन विच वी हैंडल रन टाइम एरर। रन टाइम एरर को हम लोग क्या करते हैं? हैंडल करते हैं, ओके। अब रन टाइम एरर क्या होता है, लॉजिकल एरर क्या होता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं कि रन टाइम एरर कहने का मतलब प्रोग्राम को तुम कंपाइल कर लेते हो, ठीक है। अगर कंपाइल टाइम एरर आता है ड्यू टू सिंटेक्स प्रॉब्लम, कहीं सेमीकोलन छोड़ दिया, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो गया कीवर्ड में, कहीं अपर केस के जगह लोअर केस लिख दिए, वो तो सिंटेक्स एरर है, हम लोग जाकर कोडिंग सही कर लेते हैं। लेकिन लॉजिकल एरर, किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करना, ओके। अब उस फाइल को एक्सेस कर रहे हैं जो फाइल अवेलेबल है ही नहीं। एरे का साइज आपने डिफाइन किया 10 और इंडेक्स वैल्यू 0 to 9 होगा, इंडेक्स वैल्यू 12 यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल एरर। इसी लॉजिकल एरर को हैंडल करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जावा का एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत ही पावरफुल है। अब प्रश्न उठता है कि जावा सिक्योर कैसे है। जावा को सिक्योर बनाने के लिए बहुत सारा रीजन है। फर्स्ट रीजन है कि जावा हाईली सिक्योर बनाने के पीछे पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया, क्योंकि जानते हो कि पॉइंटर सिक्योरिटी को क्या करता है? ब्रेक करता है, लूज करता है। पॉइंटर के थ्रू हम किसी भी मेमोरी एड्रेस के थ्रू वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए पॉइंटर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। सी प्लस प्लस में आप एक पढ़े होंगे फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन के थ्रू क्या करते हैं कि किसी भी क्लास के प्राइवेट मेंबर को हम एक्सेस कर सकते हैं क्लास के बाहर। तो ये भी सिक्योरिटी को क्या करता है? ब्रेक करता है। तो फ्रेंड फंक्शन भी, जावा में फ्रेंड फंक्शन का भी कॉन्सेप्ट नहीं।
अदर रीजन से बाइट कोड वेरीफायर होता है, क्लास लोडर होता है, ठीक है। जावा का प्रोग्राम वर्चुअल मशीन सैंडबॉक्स पे रन करता है, ठीक है। यहाँ बाइट कोड वेरीफायर है, जेवीएम है, ठीक है। प्रोग्राम कंपाइल टाइम भी वेरीफाई होता है, रन टाइम भी वेरीफाई होता है, क्लास लोड होते समय वेरीफाई होता है, एप्लेट प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। अब तो एप्लेट प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया है। ओके, तो आप ये जान गए। नेक्स्ट नेक्स्ट है मल्टी थ्रेडिंग। जावा मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करता है। मल्टी थ्रेडिंग कहने का मतलब क्या होता है, एक सिंगल थ्रेडेड होता है और एक मल्टी थ्रेडेड होता है। सिंगल थ्रेडेड कहने का मतलब कि जिसमें एट ए टाइम एक थ्रेड एग्जीक्यूट करता है, और मल्टी थ्रेडेड का मतलब होता है जिसमें मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि थ्रेड क्या होता है। आप ऑलरेडी प्रोसेस के बारे में जानते हैं। एन एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोसेस। हमारे सिस्टम पे जो भी एप्लीकेशन रन कर रहा है, ठीक है, प्रोग्राम रन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। जैसे एम एस वर्ड को तुम स्टार्ट करते हो, दैट इज एप्लीकेशन। वो हमारा एक एप्लीकेशन है, एक हमारा वो प्रोसेस है। लेकिन कहा जाता है कि व्हाट इज थ्रेड, तो कहा जाता है कि ये सिंगल प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पार्ट्स। एक सिंगल प्रोसेस को तुम मोर देन वन पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। वो पार्ट हमारा क्या कहलाता है, थ्रेड। तो कह सकते हैं, वी कैन से दैट थ्रेड इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। किसी एक सिंगल प्रोसेस को जब मोर देन वन पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो वो पार्ट हमारा क्या कहलाता है, थ्रेड कहलाता है। जब सिंगल प्रोसेस का मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ एग्जीक्यूट करता है, तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, मल्टी थ्रेडिंग। तो जावा में इस तरह का भी हम लोग प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं मल्टी थ्रेडिंग का। एमएस वर्ड आप स्टार्ट करते हो, तो एमएस वर्ड स्टार्ट किए तो एक प्रोसेस है, एक एप्लीकेशन है, लेकिन इंटरनली वहां पे मल्टीपल थ्रेड्स एग्जीक्यूट करता है। एक लिखने का भी थ्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। एक ऑटोमेटिकली स्पेलिंग चेकिंग का भी थ्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है। एक जैसे ही आप लिखते हो कोई गलत वर्ड, वो ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। आ रही बात समझ में? कोई सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड लिखते हो, फर्स्ट कैरेक्टर ऑटोमेटिकली कैपिटलाइज हो जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड एग्जीक्यूट करता है। इससे बेनिफिट क्या होता है कि अगर मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन बनाने से क्या बेनिफिट बेनिफिट होगा, अगर कोई एक थ्रेड फेल भी कर गया, तो पूरा इंटायर सिस्टम ब्रेकडाउन नहीं होगा, क्रैश नहीं करेगा। मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम लोग गेम प्रोग्रामिंग में, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में, एनिमेशन में यूज करते हैं। सी एंड सी प्लस प्लस डो नॉट सपोर्ट मल्टी थ्रेडिंग। ये केवल सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है, राइट। अब है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड। जावा डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज कैसे है? तो डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज कहने का मतलब कि जावा में हम क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन में एक सर्वर होगा, और उस सर्वर से मल्टीपल क्लाइंट्स क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, और सभी क्लाइंट पे डेटा को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन कहने का मतलब, जैसे बैंकिंग सिस्टम ले लीजिए, रेलवे सिस्टम ले लो, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन नेटवर्क इन्वायरमेंट में काम करता है। इसको इंटरप्राइजेज एप्लीकेशन भी कहते हैं, जो आरएमआई के थ्रू हम लोग बनाते हैं, ठीक है। रिमोट मेथड इन्वोकेशन, ईजेबी, इंटरप्राइजेज जावा भी, जो एडवांस जावा का पार्ट है, ओके। अब यहाँ पे समझना है कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। जावा हमारा कंपाइल्ड बेस्ड भी है और इंटरप्रेटर बेस्ड भी है। जावा प्रोग्राम मस्ट बी कंपाइल्ड बिफोर एग्जीक्यूशन। जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के पहले क्या करना होगा, कंपाइल करना होगा। जब तक जावा प्रोग्राम को कंपाइल नहीं करोगे, जब तक क्लास फाइल क्रिएट नहीं होगा, तब तक हम सोच भी नहीं कर सकते हैं जावा प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करेगा, ओके। तो जावा यहाँ लिखा हुआ है कि जावा इज बोथ कंपाइल एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बिकॉज फर्स्टली जावा सोर्स फाइल मस्ट बी कंपाइल्ड विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर। जो भी जावा का सोर्स कोड लिखोगे, सबसे पहले कंपाइलर के द्वारा क्या होगा, कंपाइल होगा। उसके बाद उस सोर्स कोड हमारा बाइट कोड में कन्वर्ट होगा।
क्लास फाइल जो क्रिएट होता है वो इंफॉर्मेशन बाइट कोड में होता है, ना उसको यूजर रीड कर सकता है ना कंप्यूटर रीड कर सकता है। अब ये बाइट कोड जनरेट हो जाने के बाद हमारे पास एक जावा इंटरप्रेटर है, जेवीएम है, जावा वर्चुअल मशीन, जो बाइट कोड को किस में कन्वर्ट कर देता है, मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। ओके, यहाँ पर एक फिगर भी होगा, मैं फिगर से भी एक्सप्लेन कर देता हूं। ये रखो, देखो जावा कोड है यहाँ पे, आप देख रहे हैं यहाँ पे जावा कोड, जावा का फाइल एक्सटेंशन डॉट जावा होगा, जावा सी के द्वारा क्या होगा, कंपाइल होगा। कंपाइल करने के बाद हमारा क्या क्रिएट होता है, क्लास फाइल क्रिएट होता है, जिसका फाइल एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट क्लास होगा। अब इस क्लास फाइल को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ले जाओ, विंडोज को अपना जेवीएम है, ठीक है, लिनक्स का अपना जेवीएम है, मैक का अपना जेवीएम है। अरे बात समझ में? तो कंपाइल्ड जावा हमारा कंपाइल्ड और इंटरप्रेटर दोनों बेस्ड है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है जावा डायनेमिक कैसे है। जावा डायनेमिक का मतलब होता है कि जावा डायनेमिक का मतलब ही होता है यहाँ पर हर चीज डायनेमिकली, ठीक है, लिंकिंग होना, एलोकेट होना। जावा में जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हो वो डायनेमिकली उसमें मेमोरी एलोकेट होता है, जो भी क्लास लाइब्रेरी जो लोड होता है वो डायनेमिकली लोड होता है, यानी जो भी मेमोरी का एलोकेशन होता है वो रन टाइम होता है, ठीक है। और हम जानते हैं एक जावा को डायनेमिक इसलिए कहा जाता है कि जो भी मेमोरी एलोकेटेड है वो मेमोरी ऑटोमेटिकली डी एलोकेट हो जाता है। जावा सपोर्ट्स डायनेमिक कंपाइलेशन एंड ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट को ही क्या कहते हैं, गार्बेज कलेक्शन कहते हैं, जो मैंने पहले ही समझा दिया। ओके, हाई परफॉर्मेंस, तुम जानते हो कि सी एंड सी प्लस प्लस का प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या होता है, फास्ट होता है, क्योंकि वो कंपाइलर बेस्ड है। लेकिन हमारा जावा कंपाइलर बेस्ड भी है और इंटरप्रेटर बेस्ड भी है, और इंटरप्रेटर का एग्जीक्यूशन क्या होता है, स्लो होता है। लेकिन जावा को हाई परफॉर्मेंस स्पीड अप करने के लिए एक यहाँ पे जिट कंपाइलर होता है। जिट कंपाइलर कहने का मतलब जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का काम क्या है कि जेवीएम जब बाइट कोड को क्या करता है, रीड करता है, तो फास्ट मोड में रीड करता है यूजिंग जिट कंपाइलर, ठीक है, जिससे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है, ठीक है। इसी कारण से हम लोग बोलते हैं कि जावा ये हमारा क्या है, हाई परफॉर्मेंस है। ओके, नेक्स्ट, आर्किटेक्चर न्यूट्रल। आर्किटेक्चर न्यूट्रल कहने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जावा इंडिपेंडेंट, कहने का मतलब कि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है, ये मशीन डिपेंडेंट नहीं है। जैसे देखते हो सी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि डेटा टाइप का साइज कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता है। टर्बो पे 2 बाइट है इंट का साइज, तो डेफ सी प्लस प्लस पे 4 बाइट हो जाएगा, कोड ब्लॉक पे 4 बाइट हो जाएगा, अदर अदर कंपाइलर पे साइज चेंज हो जाता है, कोडिंग भी चेंज हो जाता है। लेकिन जावा में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए ये हमारा आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मशीन मशीन इंडिपेंडेंट है, ठीक है, मशीन पे डिपेंडेंसी इसका नहीं होता है, ठीक है। या जैसे यहाँ पर जावा में डेटा टाइप का साइज क्या है, फिक्स्ड है। ओके, तो ये था हमारा यहाँ पे जावा का बजवर्ड्स, जो जावा का फीचर्स मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। आप हर वीडियो को, इसके पहले मैंने वीडियो 1 बनाया था जिसमें हिस्ट्री ऑफ जावा, ठीक है, वो वॉच करना है। उसके बाद फिर ये वीडियो 2 है जिसमें मैंने फीचर्स ऑफ जावा को एक्सप्लेन किया। आप किसी भी वीडियो को वॉच करना पेंडिंग नहीं डालेंगे आप, ठीक है। उसको जो भी नया मैं वीडियो बनाऊंगा उसके पहले वो वीडियो कंप्लीट क्लियर होना चाहिए। और जो भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं बताऊंगा जावा का क्लासिफिकेशन। जावा का क्लासिफिकेशन, जावा को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसके बाद जावा जेडीके, जावा का वर्जन। थैंक यू।